अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज की इस स्पेशल ट्रांसलेशन में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर और KPK में जो सैलाब और बारिशों के नतीजे में बड़ी तबाही आई है उस हवाले से कि ये तबाही जो है इससे किस तरह से निपटा जा रहा है और इसके जो असरात हैं वो आवाम तक कम से कम पहुँचे, या जो लोग वहाँ पर इस वक्त मसाइल का शिकार है उनको निकालने के लिए हुकूमत वक्त क्या किरदार अदा कर रही है। साथ ही साथ ये जो तबाही है ये क्यों आ रही है और क्लाउड बर्स्ट की जो एक टर्म है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हर क्लाउड बर्स्ट से किस तरह से निपटा जा सकता है, इसको रोका जा सकता है नहीं रोका जा सकता, इस हवाले से कोई हमारे पास पहले अलर्ट आ सकता है ताकि वहां से आबादी जो है उसको मूव किया जा सके। इन सारे इशूज पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सीनियर साहबी सुहेब मरहूब साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, जबकि हमें जूम पर ज्वाइन किया मरियम शबीर साहबा जो कि माहिर माहौलियात हैं, और इसी तरह हमारे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर साजिद अहमद साहब जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जियो साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी के। इस दौरान हम बात करेंगे प्रोग्राम के दौरान ही PTV के नुमाइंदों से जो अपने इजला से हमें रिपोर्ट करेंगे कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो पहले बात कर लेते हैं मरियम शबीर साहबा से। मरियम शबीर साहबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो तबाही इस वक्त आप देख रही हैं, पूरी दुनिया इस बात को नोटिस कर रही है कि पाकिस्तान एक ऐसी तबाही का शिकार हो रहा है जिसको लाने में पाकिस्तान का कम से कम कोई हाथ नहीं है। ये दुनिया के दीगर जो ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं उनका किया धरा है जो कि पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। इससे हम किस तरह से बच सकते हैं, ये ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा इस हवाले से हमें गाइड कीजिएगा। बचा जा सकता है इससे? जी देखिए, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी ये आफात आ रही हैं, इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल भी नहीं बचा तो नहीं जा सकता क्योंकि आप इसको रोक नहीं सकते। रोकने का तरीका यही है कि जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपनी जो इखराज है जहरीले मादों का वो कम से कम हवा में करें। चूंकि वो नहीं कर रहे हैं, आप देखें नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका दर्जा हरारत बढ़ेगा, आपके जो मौसमियाती तगय्युरात हैं उस पर असरात आपके काफ़ी ज़्यादा होंगे और ये सैलाब जो आपके आ रहे हैं ये भी आपके फिनोमेनस वक्त के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। आपने देखा कि जो हीट वेव्स हैं गर्मियों में वो भी आपकी ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। स्मॉग का इशू अलग तरह का होता है। सर्दियों में आपको ड्राउट लाइक कंडीशन आपको होती है जिसमें पानी बहुत कम होता है, बारिशें कम होती हैं और मानसून में बहुत ज़्यादा आपकी बारिशें होती हैं, ग्यालाबारी भी हमने देखी। तो ये सारे क्लाइमेट चेंज के फिनोमेनस हैं और जहाँ तक सवाल है कि ये इनसे बचा जा सकता है नहीं, तो इनके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। आपने शुरू में बात की क्लाउड बर्स्ट की कि उसके लिए क्या किया जा सकता है। आप देखें कि क्लाउड बर्स्ट एक बहुत ही लोकलाइज किस्म का मकामी सतह पर जो है वो पहाड़ी इलाकों में और बहुत कम ड्यूरेशन में फॉर्म होने वाला एक फिनोमेना होता है। उसकी मॉनिटरिंग का काम जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत कोई ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन किया था सारे ममालिक ने मिलके, जिससे कुछ एक मुल्क उसमें से निकल गया हुआ है, तो उसके अंडर जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फंड्स ये और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये तीन चीज़ें थी जो कि तरक्की पजीर ममालिक को जो है वो मिलनी थी और पाकिस्तान बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री उसको भी ये मिलना था। तो इसके अंडर जो है वो हमें रेडार सिस्टम जो है वो और टेक्नोलॉजी इस तरह की लाने की ज़रूरत है कि हम लोकलाइज सतह पे जो ये स्टेशंस लगाएं और वेदर पैटर्न्स को मॉनिटर करें। और इससे फिर होगा ये कि कम से कम 4 से 7 घंटे का ड्यूरेशन आपको जो है वो मिल जाता होता है कि क्लाउड बर्स्ट एक जगह होने वाला है। तो इस कम ड्यूरेशन में जो है वो लोगों को फिर कम्युनिकेशन पे काम करके बताया जाए कि जल्दी से उस इलाके से निकल आएं कि एटलीस्ट हम जानी नुकसान को बचा सकें। क्योंकि हम देखते हैं कि जो घर, जो आपके बिजनेस, जो रोजगार के जराए हैं वो तो आपके तबाह होने ही होने इन चीज़ों की वजह से। तो एटलीस्ट जो इंसानी जान है उसका ज़िया जो है वो कम से कम आप कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं तैयारी करके, कम से कम नुकसान को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लेकिन वो मल्टी लेवल पे आपको रीजनल और इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनसेशन है उसके बगैर आप उससे नहीं बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब अभी आपके पास दोबारा भी आएंगे। निशात सर, जैसा कि आपने सुना डॉक्टर साहब जो बता रही थी कि ये किया धरा जो है वो इंटरनेशनल तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उनका है और वो जहरीली मवाद जो है वो खारिज करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और भुगत हम रहे हैं। अब तक जो सूरत हाल है उसमें 340 से ज़्यादा इंसानी जानें जो हैं
वो ज़ाया हो चुकी हैं इन एरियाज़ के अंदर, और सैकड़ों अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जबकि दर्जनों घर और वो बहुत सारे तो ऐसा पता चल रहा है कि जैसे देहात के देहात जो है वो बह गए हैं। एक बड़ी पैमाने के ऊपर तबाही जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं। निशात साहब, ये आप जानते हैं कि इससे पहले सैलाब के नतीजे में तबाही जो है वो सिंध के अंदर भी आई थी 2022 के अंदर। तब जो वादे किए गए थे इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से कि जनाब वो बहुत ज़्यादा इमदाद करेंगे और वहाँ पे गरीब लोग जिनका माल मवेशी बह गया, जिनके घर तबाह हो गए, उस हिसाब से तो वो वादे पूरे नहीं किए गए, लेकिन किसी हद तक वो वादे पूरे हुए हैं। अब यहाँ पर जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी हालात हैं उसमें रहते हुए क्या दुनिया को नहीं चाहिए कि वो पाकिस्तान की इस हवाले से मदद करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, गौहर साहब, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि जब तक पाकिस्तान को आलमी बरादरी का ताउन हासिल नहीं होगा, और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो कमिटमेंट्स हुई हैं, मतलब वो कॉप कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इस पे गुफ्तगू हुई, एक फंड कायम करने की बात हुई। इसका रियल कल्प्रिट भी जो है वो यूएई के अंदर जब वो कॉन्फ्रेंस हुई थी गुज़श्ता कॉप कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर ये तय कर लिया गया था कि ये रियल कल्प्रिट है जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है। जो आपके धुएं के अंदर जो आपका जो ऑयल है, इसके अंदर जो अज्जा हैं, ये बेसिक यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा नुकसान इसकी वजह से होता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो कमिटमेंट्स हैं, अगरचे आईएमएफ ने आपको कुछ फंड जो है वो अपने तौर पे दिया है, वर्ल्ड बैंक भी बात कर रहा है, एडीबी की भी बात हुई, ये आपको कुछ पैसे इस तरह से मिल रहे हैं, लेकिन जिस क्वांटिटी में पाकिस्तान को रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान की वो पूरी नहीं की जा रही। वो पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ, जो दूसरा मामला है कि हमें विद इन द कंट्री क्या करना है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें स्टेप्स लेने चाहिए। ये जिस तरह आपने अभी जानी नुकसान की बात की है, ये कितनी अफसोसनाक बात है कि 300 से ज़ायद लोग जो हैं वो इस वक्त सैलाबी रेले आए हैं उसके अंदर वो बह गए हैं, उनके मकानात तबाह। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमने कल भी प्रोग्राम में डिस्कस किए थे, कि जिसके अंदर आबी गुजरगाहों के दरमियान जो है उनका रास्ता रोकना, वहाँ घर बनाना, जो लोकल वहाँ का ऑडिट नहीं है, पूरे मुल्क का ऑडिट होना चाहिए, ख़ासतौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ का ऑडिट होना चाहिए, जिसके ज़रिए आपको पता चले कि कौन सा घर कहाँ बन सकता है, कौन से एरियाज़ के अंदर घर बनाए जा सकते हैं, कौन से एरियाज़ में घर नहीं बनाने चाहिए। अभी गुजरगाहों के अलावा भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ लैंड स्लाइडिंग अफेक्ट कर सकती है, जहाँ पे इंसानी जान का कीमती है उसका ज़िया हो सकता है, उससे बचा जा सकता है, उसको ज़रा कम किया जा सकता है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इस नुकसान को, लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। हमें भुगतना तो है, अब भुगतना तो पड़ेगा पाकिस्तान को। आइंदा आने वाले सालों में ये इसकी शिद्दत बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपके ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ये बाकायदा इसकी एक कॉन्फ्रेंस के अंदर पॉइंट आउट किया कि किस तेजी से पाकिस्तान के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और पाकिस्तान में ग्लेशियर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तो उसके ऊपर भी हमें कोई ख़ास जो है आलमी सपोर्ट उस तरह की नहीं मिली कि हम इन ग्लेशियर्स को बचा सकें। मैंने आपको कल हाइड्रो सीडिंग की बात की थी कि हमें जो इमरजेंसी बुनियादों पर हाइड्रो सीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि दरख्त समहाउ न सिर्फ एनवायरनमेंट को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है, बल्कि लैंडस्लाइडिंग के लिए भी जो उसके अंदर रुकावट बनता है, तो हमें उसके लिए भी काम करना है। आबी गुजरगाहों को हमें मजीद बेहतर करना है, यानी उनको मजीद डीप करके खुला कर देना। आपने देखा पुल बह जाते हैं, अगर ये पुल एक खास ऊंचाई पर हो और ये तय करके, यानी इनसे पहले ऑडिट हुआ हो और पता हो कि किस हद तक यहाँ लैंडस्लाइडिंग मुमकिन है और किस तरह का सैलाबी रेला आ सकता है, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट को सामने रखते हुए ये पुल बनाए जाए। फिर ये जो अभी गुजरगाहें हैं इनको साफ किया जाए, इनको बिल्कुल क्लीन रखा जाए, तो थोड़े से नुकसानात आपके कंट्रोल में आ सकते हैं, जो आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप 2022 के अंदर, ये तो अभी आप वहाँ पे केपीके के अंदर ये सैलाब देख रहे हैं, अल्टीमेटली ये सारा जो है ये इंडस रिवर तक आना है, और ये सब इकट्ठा होकर ये पानी जो है वो इन दी एंड इंडस रिवर में जाना है। तो बात ये है कि ये जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, पहले तो मैं आपको अभी वक्फे से पहले बता रहा था कि आज से 20 साल पहले क्लाइमेट चेंज पर मैं लिखता रहा हूँ अखबारात के अंदर, बहुत चीज़ें लिखी जो किसी को कोई बॉदर ही नहीं कर रहा था। तो आज तो अब आपके सामने आ चुका है, अब तो पानी सर से गुजरने को है, यानी ये सिर्फ ये नहीं है कि पानी जो वो अब आपके सर से गुजरता हुआ लग रहा है आपको पानी। तो अगर अभी भी इट्स हाई टाइम कि आप अभी भी नहीं समझेंगे और अभी भी आप काम नहीं करेंगे, इसके ऊपर मरबूत पॉलिसी बनाकर तमाम इदारों को और तमाम सूबों को, तमाम अजला की इंतजामिया को इसमें शामिल करके प्रॉपर ऐसी डेवलप करनी चाहिए पॉलिसी, जिसके जरिए आप ये तमाम एरियाज जो आपके ग्रे एरियाज हैं उनको आप कवर करते हुए जो मैक्सिमम आप
अपने अपने घर के अंदर कर सकते हैं, अपने घर की बेहतरी के लिए वो करें। हाँ, जो इंटरनेशनल इफेक्ट है, वो आलमी जो आपको इफेक्ट आ रहा है वो आता रहेगा, इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आपके नुकसान मिनिमाइज हो जाएंगे। $4 अरब का सालाना एवरेज नुकसान है। 2022 के सैलाब की आपने बात की थी, वो कुछ $30 अरब का नुकसान आपने कर लिया था, जिसने आपकी इकोनॉमी को डेंट किया था। और अगर 2 से 4% आपकी जो जीडीपी है उसको अफेक्ट कर रहा हो हर साल ये जो नेशनल क्लाइमेटीज हैं, तो आपके लिए ये मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और ये मल्टीप्लाई होना है, ये आने वाले सालों में बढ़ता जाएगा। अगर आप इसको रोकने के, इस पर कंट्रोल हासिल करने के और कुछ हद तक इसकी जो खास तौर पर जो इंसानी कीमती जान बचाने के लिए जो आप जो स्टेप्स लेने हैं वो अगर नहीं लेंगे तो ये मामला जो है आपके हाथ से निकलते चले जाएंगे। शोएब बरू साहब, जैसा कि आपने अभी सुना कि 340 से ज्यादा इंसानी जानें जो हैं वो यानी मौत के मुंह में चली गई हैं, ये ऐसी वजह से गई हैं जिसमें उनका कोई कसूर नहीं था। वो मासूम लोग अपने घरों में या सोए हुए थे या अपने काम काज पर थे और किया धरा किसी का, और यहाँ पर हमारे शहरियों ने भुगता उसको। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो क्लाउड बर्स्ट की टर्म है, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट कह रहे हैं, ये बिल्कुल नई चीज़ है दुनिया के अंदर, या ये कोई इससे पहले कभी ये हुआ है किसी जगह पर, और जहाँ पर हुआ है दुनिया में उन्होंने किस तरह से इसको कंट्रोल किया? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पीटीवी के टॉप मैनेजमेंट को मुबारकबाद देना चाहूँगा। देखें, ये आप इसमें जो केपीके का दर्द है उसमें शरीक हुए हैं, और ये कौमी यकजहती के लिए जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं ये मतलब काबिल तहसीन बात है, तो इस पे खराज तहसीन तो बनता है, वो देना भी चाहिए। अच्छा, ये जो क्लाउड बर्स्ट है, ये एक्चुअली जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसके साथ जो लोग आते रहे, बाद में फ्रेंच भी आए, अमेरिकन भी आए, तो उन्होंने देखा कि ये मानसून के सीजन में ख़ास तौर पे ऐसा होता है, उत्तराखंड ख़ास तौर पे ऐसा है, या मकबूजा जम्मू कश्मीर, उसका कश्मीर और लद्दाख एरियाज़ है, या हिमाचल प्रदेश है जो उनके पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा हुआ। अच्छा, पिछले दिनों हमने देखा कि चंद साल पहले इंडिया के केदारनाथ में हुआ, जहाँ को तकरीबन 5700 लोग मर गए। अच्छा, इसमें हुआ, बाकी अमेरिका के में 2-3 दफ़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ उसके बाद, और तो ये टर्म एक्चुअली यूज़ होना शुरू हुई 1836 के बाद से, और अपना डिक्शनरी में ऑक्सफोर्ड में ये 1876 में इंट्रोड्यूस हुई। अब क्लाउड बर्स्ट एक्चुअली है क्या? उस ज़माने में ये परसेप्शन था कि शायद बादल जो है वो को गुब्बारे की तरह जिनके अंदर पानी भरा हुआ और वो फट गया तो गिर गया। अच्छा, पानी का वॉल्यूम जो है वो बाज़ मुल्कों में, अमेरिका में जैसे कि 1 मिनट में 300 mm गिर गया पानी 1 किलोमीटर के एरिया में, इतना ह्यूज वाटर था। अब जैसे हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ, यहाँ पे भी, तो जब 25 mm से ज़्यादा पानी एक स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में गिर जाए तो उसका वेट तकरीबन 25,000 टन के बराबर होता है, मीट्रिक टन के। ये इतना ह्यूज है कि पहाड़ों को तोड़ देता है। अच्छा, अब इसकी कोई रेमेडी नहीं है और इसका कोई रीजनिंग भी नहीं है। एमिशन GHG जो है हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशन हैं वो वर्ल्ड का जो 1% है पूरी वर्ल्ड के, उसके हमारा 1% है, और पर कैपिटा जो एमिशन है वो अब हाफ है वर्ल्ड एवरेज के। तो हमारी एमिशंस ग्रीन हाउस गैस इसका सब्जेक्ट नहीं है। अब लोग ये कहते हैं, जो मतलब मैंने यहाँ आने से पहले कुछ जो जियोलॉजी के और इवन साइंस के उसको देखते हैं उनसे बात की, तो वो ये कहते हैं कि बाद का जब टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत है तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि कोल्ड एरिया से एकदम कोई हॉट एरिया में आ जाए। तो मे बी कि हमने कुछ जो अपने डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरीके से की कि टेम्परेचर की जो मिक्सिंग है, जैसे आप कहते हैं ना कि ठंडे इलाके से गर्म में जाएंगे तो आपको फ्लू हो जाएगा, या गर्म से ठंडे में आएंगे, तो वो वाली कोई सिचुएशन इसमें होती है। लेकिन एक्चुअल रीजनिंग अभी तक नहीं पता कि क्या है, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैसेस का हो तो अमेरिका इससे बहुत ज़्यादा गन पैदा कर रहा है, तो वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ पे बहुत कम है। हमारे यहाँ ये मतलब हमारे यहाँ मीन सब कॉन्टिनेंट में 1850 के बाद से ये इंसिडेंट होना शुरू हुए। अच्छा, पिछले दिनों में कुछ एकदम बढ़ गए हैं, क्योंकि शायद इसकी रीजनिंग ये होगी कि डेवलपमेंट की वजह से, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से कुछ एरियाज़ में टेम्परेचर चेंज ऐसा हो गया कि क्लाउड को। अच्छा, मैं या इसको वो फ्लैश फ्लड कहते हैं, हम ये क्लाउड बर्स्ट कहते हैं क्योंकि हम पुरानी टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्लाउड बर्स्ट से ये सारा क्लियर भी हो जाता है कि आसमान से बारिश हुई है। फ्लैश फ्लड तो मतलब ज़मीन पे भी हो सकता है। इसकी रेमेडाइल मैयर्स हमारे पास नहीं है, पूरी वर्ल्ड में नहीं है। अच्छा, वर्ल्ड के पास क्योंकि एक फिनोमिना था वाइल्ड फायर का, उन्होंने इसलिए फायर को रोकने के लिए इंतजाम किए। हमारा फिनोमिना जो ये दूसरा वाला ये और चीज़ है, इस पे हमने रिसर्च भी नहीं की कि मतलब इसका एक्चुअली इसको हम कैसे कंटेन कर सकते हैं। तो आप देखें कि जो मतलब उत्तराखंड में आया पिछले दिनों, उसमें जो लोहे के ब्रिज बने हुए थे वो ऐसे टूटे हुए थे जैसे मोबाइल के बराबर टुकड़े बने हुए थे। इतना मतलब हैवी फॉल होता है कि उसको रोका नहीं जा सकता। अच्छा, उससे चूंकि पहाड़ पे जब पानी आता है तो दरियाई जो सैलाब है वो बहुत ही खौफनाक होता है, क्योंकि ऊंचाई से आता है तो उसमें प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। MGH है ना जो हमारा एक फार्मूला वेट का और पावर का, तो
फोर्स का, तो वो उसके पावर्स में आके बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। तो मे भी अल्लाह खैर पत्थर भी करे शामिल हो कि जाते हैं। इससे नुकसान कम हो, इतना ही हो जितना गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन जो मतलब केपीके के लोग बताते हैं वो ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा उनको अपना जो हमारे केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी कहूँगा कि वो लोगों में अभी तक देखें, हमने कहीं ये नहीं पढ़ा कि उन्होंने किसी से कहा हो कि वर्ल्ड में कोई अवेयरनेस पैदा की हो कि हमें ये लॉसेस हो गए हैं। देखिए 2022 का जिक्र हुआ सिंध का, सिंध में पूरी गवर्नमेंट ने, सिंध की गवर्नमेंट ने वर्ल्ड लेवल पे उसको एक अवेयरनेस पैदा की कि हमारा इतना लॉस हो गया, उसको मदद दें हमारी। लेकिन अभी तक केपीके की तरफ से इवन जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उनको फ़ोन किया मरियम नवाज साहिबा ने कि आपको हमारी जो मदद की ज़रूरत है हम आपके साथ खड़े हैं, तो उसका भी कोई मैंने नहीं कहीं देखा, मे भी कि मैं मिस कर गया हूँ। तो उनको चाहिए कि इसकी अवेयरनेस पैदा करें और अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके रीसेटलमेंट के लिए इंटरनेशनल लॉबी से लें। वर्ल्ड बैंक ने एक डाटा पेश किया कि पाकिस्तान को 2030 तक, ये उन्होंने 2 साल पहले पेश किया, सिर्फ वो जो बात हो रही है ना, 350 अरब डॉलर की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को इस फिनोमिना से निपटने के लिए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ये मरीम शबीर साहब, मैं जब ये शुएब मरगूब साहब बात कर रहे थे तो मैंने देखा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, मुझे लगा है शायद आप इनकी किसी बात से पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है। जी बिल्कुल, ये जो प्रोफेसर साहब बता रहे थे, जो क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना होता है, ये आपका क्लाइमेट चेंज से डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। आप देखेंगे जो नॉर्मल आपका जो साइकिल होता है जिसमें आपके बादल बनते हैं, उसमें आपके आबी बुखारात जो है वो गर्म हवा की वजह से ऊपर उठते हैं। तो आप चूंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखें कि जो आपके वेदर पैटर्न्स हैं, ये जो वाटर का साइकिल होता है आबी बुखारात ऊपर जाने का, ये आपका बहुत तेजी के साथ जो है वो बन रहे होते हैं। और जब वो ऊपर जाते हैं पहाड़ी इलाके की तरफ, डेफिनेटली ये माउंटेनियस एरिया में होता है, इस बात से तो मैं एग्री करती हूँ, लेकिन ये साइकिल जो आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये आपका इमिशंस की वजह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये क्लाइमेट चेंज इसका एक ड्राइविंग फैक्टर है जिसकी वजह से आपके ये फिनोमेना बढ़ रहा है। बाकी ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बिल्कुल इस पर दुनिया में काम हो रहा है। आप ये देखें कि जो क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना है उसमें बहुत लोकलाइज फिनोमेना होता है, तो आपको स्पेशल किस्म का रेडार सिस्टम चाहिए होता है, यानी कि आपको एक टेक्नोलॉजी चाहिए होती है जिसके जरिए आप डेटा कैप्चर कर सकते हैं। और उसके लिए ऑफ कोर्स वो अभी हमारे पास रेडार सिस्टम नहीं है, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट के अंदर चूंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक सब्जेक्ट है, उसमें हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को पुश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को अपना प्लान बनाना होगा, अपना काइंड ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल एक बनाना होगा कि हमें टेक्नोलॉजी में ये चीजें चाहिए ताकि हम मॉनिटर कर सकें डेटा को। और इसमें 4 से 7 घंटे, 2 से 7 घंटे में सेफली कहूंगी दुनिया में आपको क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना में अगर आपके पास मॉनिटरिंग सिस्टम इन प्लेस है तो 2 से 7 घंटे का टाइम पीरियड आप बाय कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को वहां से निकाल सकते हैं। अगेन बाकी चीजों को तो हम नहीं बचा सकते क्योंकि आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा बारिश की मिकदार आपको जो है वो देखने को मिलती है एकदम से जमीन पे। जैसे ओवारा फटा बहुत सारा, तो उसमें बहुत सारा पानी होकर नीचे आता है तो आपका नुकसान हो जाता है। तो आपको प्रपोजल में अपने ये चीज़ें डालनी पड़ेंगी कि हमें टेक्नोलॉजी में जो है ये मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए, अर्ली वार्निंग के लिए हमें इस तरह का सिस्टम चाहिए, कैपेसिटी में हमें जो है जी फंड्स चाहिए, कम्युनिटीज़ को रीबिल्ड करने के लिए हमें जो है वो पैसा चाहिए। अभी प्रॉब्लम थोड़ा सा हमारे यहाँ ये आ रहा है, जो प्रोफेसर साहब ने एक बात भी की कि प्रोवेंसेस के दरमियान किस तरह से टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल एनवायरनमेंट प्रोवेंशियल सब्जेक्ट है, प्रोवेंसेस को उस पर काम करने की जरूरत है, लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है वो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, अक्रॉस प्रोवेंसेस भी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फेडरल लेवल पर, क्योंकि आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो आपका डेलीगेशन जाता है उसमें प्रोवेंसेस के भी कुछ आपके मेंबर्स होते हैं, हर साल निगोशिएट करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। तो आपका जो फेडरल मिनिस्ट्री है, जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है, वो आपका मेजर रोल इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होती है। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि जो क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी है और जो आपकी कमेटीज रेलिवेंट क्लाइमेट चेंज की बनी हुई हैं वो कन्वीन हों, उनकी मीटिंग्स बुलाई जाएं जो कि नहीं हो पाती होती हैं, सारा साल गुजर जाते हैं हमारे। तो उनको इकट्ठा करके वो अपने इनसाइट्स दें कि हमारे इकोनॉमिक लॉसेस कौन से हुए हैं थ्रू आउट पूरे मुल्क में, नॉन इकोनॉमिक लॉसेस कौन से हुए हैं, प्रोवेंसेस अपना डेटा इकट्ठा करें इस पर, और अपना सिर्फ डेटा ना बताएं बल्कि प्लान बताएं कि क्या गवर्नमेंट्स करें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कम्युनिटीज़ को रीबिल्ड करने के लिए उनके घरों की कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है, हमें मैपिंग करने की ज़रूरत है। जैसा कि आपके जो मेरे बाद एक गेस्ट बोले थे वो बता रहे थे कि हॉट स्पॉट्स आपके 2022 के फ्लड के बाद भी आइडेंटिफाई हुए थे, 2010 के फ्लड के बाद भी आइडेंटिफाई हुए थे। इंडस रिवर के अराउंड गवर्नमेंट ने बताया था कि कौन कौन से हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन हुई।
क्योंकि एक तो इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम, दूसरा ये भी प्रॉब्लम कि जो बेचारे लोग जिनने अपनी ज़ेरे आब उनकी चीज़ें आ गई हैं, सब कुछ उनने खो दिया, उनके पास जगह नहीं है कि एक नई जगह जाके ज़मीनें खरीदें और आबाद हों। मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ये इंटरनेशनल फंडिंग और मैकेनिज्म ऐसी चीज़ है बिल्कुल जो कि वहां पर हेल्पफुल होगी। इंटरनेशनल फंडिंग बहुत जरूरी है। मरीम साहब पास दोबारा अभी आएंगे, फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, टेक अ ब्रेक। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 से 21 अगस्त के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और बाज़ मकामात पर क्लाउड बर्स्ट का इम्कान है। इस दौरान बरसाती नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। एहतियाती तदाबीर, मौसम की पेशन गोई और वार्निंग्स पर नजर रखें। गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बिजली के खंभों और बिल बोर्ड्स के करीब ना जाएं। पानी से भरे रास्ते और नालों को अबूर करने की कोशिश ना करें। नशेबी इलाकों के मकीन हुक्काम की हिदायत पर फौरी अमल करें और इमरजेंसी की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। किसी भी हंगामी सूरत हाल में NDMA और PDMA के नंबर्स पर राब्ता करें। मुहतात रहें, महफूज रहें। सच से बड़ी ताकत कोई नहीं, मगर यह हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी। तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए बाखबर रहें, बाअसर रहें। न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, ओनली ऑन PTV न्यूज। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा PTV मानसहरा मोहम्मद फ़हीम साहब मौजूद हैं। मोहम्मद फ़हीम साहब, ये बताइएगा कि मानसहरा में जो तबाही हुई है उसका स्केल क्या है और वहां पर जो इमदादी सरगर्मी है वो किस हद तक लोगों को बचाने में कामयाब हो रही है और कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर मुतासर हुए हैं? जी, हालिया मानसून बारिशों के नतीजे में जो है जिला मानसहरा काफी इफेक्ट हुआ है। इसमें तहसील बलाकोट और तहसील बफा बगल जो है वो ज्यादा वहाँ पे नुकसानात हुए हैं। और तहसील बफा में जो है 4 अफराद जो है वो मुख्तलिफ हादसात में जो है मानसून के दौरान वो जहाँ बाग हो चुके हैं। और PDMA की जो रिपोर्ट है ओवरऑल जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक जो है डिस्ट्रिक्ट मानसहरा में 23 अफराद जो है वो जहाँ बाग हुए हैं, जिनमें 10 मर्द, 10 ख्वातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। इसमें सबसे बड़ा जो अफसाना हुआ था वो है क्लाउड बर्स्ट का सैलाबी जिला जो आया था। ये मानसहरा और बडगाम के एक दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाका है संगम पे अलीम देरी अलीम जो है नीलबंद के मकाम पर, वहां पे जो है ये सानिया हुआ। और अब तक की जो रेस्क्यू ड्राइव के मुताबिक जो अब तक 16 डेड बॉडी जो है वो निकाल ली हैं वहां पे। और इस तरह जिली इंतजामिया भी हरकत में आ गई है। वहाँ पे जो रोड्स पे लैंड स्लाइडिंग है या जो कच्चे ट्रैक है वहाँ पे जो रुकावटें हैं उनको भी रिमूव कर रही है, ताकि चूंकि वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे एक्सेस का प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन भी नहीं है, सिग्नल प्रॉब्लम है वहाँ पे।
और ज़िला इंतजामिया जो है वो वहाँ पे रोड क्लियर करने की कोशिशों में मसरूफ है ताकि इमदादी कार्रवाइयों में जो है वो तेजी लाई जा सके। और गुज़िश्ता रोज जो है वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ जो जिनका ये हल्का है वो उन्होंने भी वहाँ पे दौरा किया और जो मुतासिरीन है उनसे मुलाकात की, रकीन से मिले और उन्होंने उन्हें यकीन दहानी कराई कि वाकई हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी जो है वो उनकी हर किस्म की मदद करेगी, उनको अकेले नहीं छोड़ेगी। और उन्होंने वहाँ पे जो जितने भी इंतजामिया के थे अफराद मुतल्लिका इदारों के, उन्होंने उनको हिदायत जारी की कि ये रोड्स को क्लियर किया जाए जल्दी और वहाँ पे जो इमदादी कार्रवाइयाँ उनमें तेजी लाई जाए। जी बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, आपने हमें अपडेट किया। निशात साहब ये ज़रा नोट कीजिएगा कि जो सैलाब आया वो सिर्फ पानी का नहीं था, मैंने देखा पत्थरों का भी सैलाब था और वो पूरे का पूरा जो दरिया का एरिया है वो पत्थर से भरा हुआ था और वो पत्थर जो है वो इस स्पीड के साथ आ रहे थे कि देख के बकायदा खौफ आता था। ये पत्थर कहाँ से आ गए सर? नहीं, पत्थर देखिए वो जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर पत्थर मौजूद हैं। ये जो अभी मरगूब साहब आपको बता रहे थे कि एक जो उसकी जो एक तरह की वेलोसिटी डेवलप होती है, वो जो जिस वेट के साथ पानी नीचे आता है वो फिर जो जहाँ पत्थर मौजूद है उसके नीचे से ज़मीन सरका देता है, क्योंकि वो पानी एक तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और फिर उसका वेट बढ़ता चला जाता है। फिर जब पत्थर इकट्ठे होते हैं तो वो बड़े बड़े पत्थरों को भी अपने साथ जो है ना वो लुढ़कने पे मजबूर कर देते हैं। तो एक्चुअली ये आपको पानी के साथ चूंकि वो एक तरह का वो जैसे कह लीजिए ना कि मड का वो एक बन जाता है जी जी। जिसके अंदर पत्थर आपको ऊपर नजर आ रहे होते हैं जो बह रहे होते हैं, तो एक तरह का पत्थर का सैलाब बन जाता है। और अच्छा, वो इसी तरह ये चीज भी देखने में आई है कि लकड़ियों का भी पूरे का पूरा एक सैलाब है जो वहां पर आया होता है और वो लकड़ियां जो हैं वो ऐसे इस साइज में होती हैं जैसे किसी ने काट के रखी हो। ये कोई टिम्बर माफिया का मामला? हाँ जी, वो कटी हुई जो लकड़ियां हैं वो टिम्बर माफिया ही है, वरना तो दरख्त जब अपनी जड़ से उखड़ता है या दरख्त टूटता है वो जड़ समेत आए, जड़ समेत या टूटा हुआ नहीं है वो नजर आ रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर से उसकी छाल भी है, उसके साथ उसकी टहनियां भी लगी हुई हैं। ये जो लकड़ी आपको नजर आ रही है, मैंने एक वीडियो देखी उसके अंदर आपको तहद्दे निगाह सिर्फ वो ऐसे तख्तों की शक्ल में जो लकड़ियां वो नजर आ रही थी। तो वो इसलिए है कि वो सारे का सारा वो टिम्बर माफिया ही है जो यहाँ पर वहां पे काम कर रहा है। और वो जो ऐसे इलाकों में जहां पर आम हमारे मेरे और आप जैसे शख्स की दस्तरस नहीं होती, वो जंगलों में अंदर दूर जाकर या अंदर जाकर जंगलों के अंदर उन्होंने अपना काम शुरू किया हुआ था। वो तो आपको बाद में समझ आती है ना कि जब आप ऊपर से देखते हैं या ड्रोन से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीच में से बहुत सारा हिस्सा जो है वो सब्ज रह ही नहीं गया। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ, मैं आपको जरा रोकूंगा, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर साजिद अहमद सर, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जियो साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी के। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। सर मेरा सवाल आपसे ये है, सारी सूरत हाल आपके सामने है इस वक्त जो केपी के अंदर हो रहा है, जो एक मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में तबाही आई है, केपी में आई है, गिलगित बल्तिस्तान में आई है और आज़ाद कश्मीर में आई है, और ये कहा यह जा रहा है कि ये मजीद अभी तबाही जो इसका सिलसिला जारी रहेगा और आने वाले सालों में ये बढ़ती चली जाएगी। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि क्या अब जो हमारी मुल्क के अंदर आपके डिपार्टमेंट की हद तक से किसी जगह सतह के ऊपर इस हवाले से कोई रिसर्च हो रही है कि इससे कैसे बचा जा सकता है? जी, इसके ऊपर बेशुमार रिसर्च हो चुकी है और पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में खासतौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर, हमारे 2 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा PhD की है। और मेरा जो अपना थीसिस जो यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर कनाडा से है वो भी ये जितनी भी एरोजन और क्रिएशन है इसी के ऊपर है कि जो कटाव होता है इसके अंदर। सर जो मेन मसला इस वक्त ये है वो ये है कि जो भी पानी का बहाव आ रहा है वो जो रास्ते हैं ना, जो कि सदियों से रास्ते थे पानी के बहाव के, हमने वहां पे आबादियां बना ली, वहां से दरख्त काट दिए और ये दरख्त ही थे जो कि इस मट्टी को जो कि पानी के साथ जा रही है और इसको रोकते थे। लेकिन हमने वही मट्टी को अपने मकानों की और उसके लिए यूज करते हुए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये गांव के गांव जो बह रहे हैं, इसको अगर आप रिमोट सेंसिंग पे हमने देखा 50 साल पहले का डाटा उठाएं तो यहाँ पे ये आबादियां नहीं थी। अब ये जो आबादियां अपना आपने दरिया की गुजरगाह के पानी के साथ बना दी हैं तो ये तो यहाँ पे जानी और माली नुकसान तो होगा। और दूसरी ये बात है कि हमने इन इलाकों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड खास तौर पर हो रही है। अभी आपने देखा कि गिलगित के रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से हमारा वो सारा पूरा रास्ता बंद हो गया।
तो उसकी रोकथाम के लिए हमने कोई प्रॉपर जो है ना वो बंदोबस्त नहीं कर रहे। उसके लिए बकायदा जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ रोड की कंस्ट्रक्शन होनी जरूरी है, लेकिन एक भी जियो टेक्निकल रिपोर्ट मुझे आप दिखा दें जो इस रोड के ऊपर हमने बनाने से पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन की हो। तो ये जो टेक्निकल चीजें हैं इनको हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि यूनिवर्सिटीज को ऑन बोर्ड लें। हमारे स्टूडेंट्स इसके ऊपर रिसर्च का काम कर रहे हैं। हमारे अच्छा प्रोफेसर साहब, क्या ऐसा मैं एक मिनट इसमें मेरा एक जिमनी सवाल लीजिएगा, आप ही की बात से मैंने ये सवाल आपसे करूं कि क्या ऐसा मुमकिन है, मतलब मैं ये देखता हूं कि पंजाब के अंदर जो माहौलियात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर जो हमारी सीनियर मिनिस्टर हैं जनाब मरियम औरंगजेब साहबा, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें जो एक्टिव दिखाई दिए पिछले 1-1.5 साल के अंदर। तो क्या ये मुमकिन है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी जो ने आपसे रब्ता नहीं किया तो आप अपना रिसर्च वर्क जो है वो करके तो हुकूमत को भिजवाएंगे, ये जरा प्लीज इसको देखें, इस तरह से चीजें बेहतर हो सकती हैं? जी, इसके अंदर ये देखें ना कि जैसे अभी आपने पंजाब की मिसाल दी है, तो पंजाब के अंदर जनाब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अभी मरियम औरंगजेब ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके ऊपर अभी पंजाब में स्मोक के ऊपर काबू डालने के लिए स्टिकर लगाए जा रहे हैं। ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी को ही इसका क्रेडिट जाता है कि आज से 4 साल पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने इसके ऊपर रिसर्च की और ये बकायदा रिपोर्ट मैंने चीफ मिनिस्टर से, जब मोहसिन नकवी साहब उस वक्त एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे, उनकी उस काउंसिल में पेश की थी और उसी को अब आगे बढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह वो जो रिसर्च का काम था उसको इस गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसका क्रेडिट मैं इस गवर्नमेंट को पूरा देता हूं कि देखिए रिसर्चर्स का काम है रिसर्च कर कर आपको उसका दे देना रिसर्च की कि ये आउटपुट है। अब उसको इम्प्लीमेंट अगर गवर्नमेंट करवा देती है तो देखिए ना अब इतनी अवेयरनेस ये चीजें मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज के क्रेडिट में जा रही हैं। तो यही काम अगर केपीके गवर्नमेंट भी करे और उसके ऊपर और फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को और एक्टिव करें। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया अदा करने से पहले मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं, वो ये है कि अगर केपी गवर्नमेंट इस पर काम नहीं भी कर रही तो हमारे वो भाई हैं, आप क्या ऐसा मुमकिन है कि उनको भी रिसर्च वर्क जो है वो भिजवा दें कि इस तरीके से आप इस तबाही से बच सकते हैं? जनाब अली, मैं अपना ये थ्रू अपना केपी गवर्नमेंट को भी है, थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर जो हमारा एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट उनके थ्रू उनके पास मेरा है, तो आई एम रेडी और हम इसके ऊपर बिल्कुल अपने रिसर्च वर्क को उनके साथ शेयर भी करते हैं। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हम दिया। शेख मरूफ साहब, मामला ये है कि वहाँ पर फौज भी इमदादी कार्रवाई कर रही है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही का स्केल बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पर बुरे तरीके से मुतासिर हो गया, लिहाजा प्रॉपर तरीके से लोगों को रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम पेश आ रही है। अब ये जो फौज ने जाकर वहां पर इमदाद करनी है, जाहिर है वो तो अपनी छावनी से या किसी जगह से निकलेंगे और वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन जो जिले इंतजामिया है वो तो मौके के ऊपर मौजूद होती है ना, तो वो अपना रोल प्रॉपर प्ले क्यों नहीं कर पा रही? जी बिल्कुल, यही मैंने अपने जो पहले बात की उसमें एक पोर्शन ये भी था कि हमारा बड़ा नाकामी है केपीके गवर्नमेंट की कि वो इसके बारे में ना तो इंटरनेशनल लॉबीज को कर सकी, क्योंकि उनकी भी मदद चाहिए ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेस और ये वो, और दूसरा ये कि जो मुल्क को भी इन्वॉल्व करें। देखें पीटीवी अगर इनिशिएटिव ले रहा है कि वो इस मसले पे जो एक स्पेसिफिक एरिया में राइज हुआ, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट से कोई पूरा केपी के सर हम ये समझते हैं कि पीटीवी ये समझता है, हमारी गवर्नमेंट ये समझती है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, कि ये एक नेशनल क्राइसिस है। जी बिल्कुल, तो लिहाजा हमें इसको सबको मिलकर मुकाबला करना होगा। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो वहाँ पे ये पैदा हुआ, हमने इसको मतलब आपने इसको नेशनल क्राइसिस समझा, बिल्कुल सही बात है, मैं ये इसी को ऑन करता हूँ। अब इस पे जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तो ये बस की बात नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद आगे हैं और वो इस पे इनिशिएटिव लें और वर्ल्ड को इन्वॉल्व करें कि दुनिया जहाँ देखें, ये अमेरिका में अगर हम देखें, चाइना में देखें तो बहुत पुरानी बात है, ये 20वीं सदी के आगाज़ में वहाँ पे इंसिडेंट्स हुए और 1947-48 तक आके वहाँ पे, उसके बाद कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट बाहर के मुल्कों में नहीं हुआ। और ये हमारे यहाँ इस रीजन में जो है ना ये थोड़ा सा फ्रीक्वेंट हुआ, इतना भी नहीं है। अच्छा, अब इसके लॉसेस जो हैं वो उसको कंट्रोल, मैं इससे जो मैंने 2023 में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें 86 मुल्कों के साइंसदानों ने मुरतब की थी, 1000 प्लस उसके पेजेस थे, उसमें बहुत कम पोर्शन था क्लाउड बर्स्ट का के और ये जो फ्लैश फ्लड्स है इसका, और उसमें भी उन्होंने जो रीजनिंग बताई थी वो क्लियर नहीं थे कि ये होता क्यों है, इसको रोका कैसे जा सकता है।
लेकिन बहरहाल इसके नुकसानात को कम किया जा सकता है। जैसे यहाँ सारी बात कर रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना चाहिए, हमने जो इवन कराची में नुकसान किया, जैसे 2001 में शायद 2011 अपना उसका यकम जनवरी 77 को 90, तो जब वहाँ पे आया कराची में एक आया तो उसमें भी मतलब इसी तरह का हुआ कि रेन बहुत हो गई। और हमने जो आरिफ साहब ने कराची में रिपोर्ट्स मुरतब की हुई थी उसके मुताबिक उन्होंने वाटर फ्लो के जो नेचुरल रास्ते थे वो हमने बंद कर दिए हुए थे कराची में। जब नेचुरल रास्ते फ्लो के बंद हो गए तो कराची में तबाही आ गई। अब भी आप देखें अंडरपासों के नीचे पानी खड़ा हो जाता है। तो हमने टोपोग्राफी को किसी भी शहर की स्टडी नहीं किया अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए। उसका बेसिक प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास बहुत सी जो इंजीनियरिंग्स हैं उसके माहिरीन नहीं है। मसलन अगर हमने डैम्स पर फाइट करनी है इंडिया के साथ, तो हमारे पास, हमने जब बगलियार डैम का केस वर्ल्ड इंटरनेशनल एक्सपर्ट के पास लेके गए थे तो उसमें हमने बैरूनी मुल्क से 2 हायर किए थे, $1,000 पर घंटा के हिसाब से हमने एक्सपर्ट की जो थे उनको फीस दी थी। तो हमने अपनी हमारी यूईटी और बाकी इदारे जो हैं प्राइवेट सेक्टर्स के वो जी मैं शरीफ साहब यही बात मैंने आपसे पहले, आप जानते हैं मैंने ये बात की प्रोफेसर डॉक्टर साहिद साहब से और मरीम साहबा, मैं आपसे भी ये जो यही बात कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि क्योंकि ये एक नेशनल क्राइसिस है ना सर, अब ये सारे के सारा पाकिस्तान इससे मुतासिर हो रहा है और जैसे बताया जा रहा है कि पूरी की हमारी इकोनॉमी का कम से कम हर साल 2 से 4% जो है वो लॉस होगा और हमें अब सारे के सारे जितने भी अपनी इकोनॉमी है उसको इसको मद्देनजर रखते हुए, इस तबाही को मद्देनजर रखते हुए उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में हर इंसान को अपना इनपुट देना चाहिए हुकूमतों को। और क्या ये मुमकिन नहीं है, जैसे आप बड़ी माहिर हैं इस हवाले से, या और जो हमारे डिपार्टमेंट हैं यूनिवर्सिटीज के, वो अपने तौर पर रिसर्च करके तो हुकूमत को पेपर दें कि भाई ये इस तरीके से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है और निशानदेही करें जहां पर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियां हैं उसको निशानदेही की जाए, या ये अपने तौर पर लोगों को नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। आप देखें कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उनमें होता ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट उनको बताती है कि हमें इन एरियाज़ में रिसर्च की ज़रूरत है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, आप हमें करके बताएं। और रिसर्च जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में आप देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट्स हर यूनिवर्सिटी से हर साल होते हैं और उन्होंने अपना थीसिस रिसर्च करके जमा कराना होता है, ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तरह का कोऑर्डिनेशन अगर जो है वो HEC इसमें अपना रोल प्ले करे, हायर एजुकेशन कमीशन, कि वो बिटवीन गवर्नमेंट और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके दरमियान एक तरह का कोऑर्डिनेशन करे। जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है वो उनको बताए कि वो उनको बताए HEC को कि हमें इन एरियाज में रिसर्च की ज़रूरत है, या HEC भी उनको बता सकती है कि यही एरियाज है पोटेंशियल जहां पर हम आपकी मदद कर सकते हैं डेटा जनरेट करने में और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लाने में, और इंडस्ट्रीज को भी ऑन बोर्ड लेके। ये जो ट्रायंगल आपका बनता है ये डिस्कनेक्ट है इस वक्त, आपका इंडस्ट्री, एकेडेमिया और जो आपके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं क्लाइमेट चेंज पे जो काम कर रहे हैं, ये अगर डिस्कनेक्ट खत्म हो जाए आपका तो आपको बहुत सारे सोल्यूशंस मिल सकते हैं। मिसाल अगर मैं आपको उसकी ये दूं कि 2010 के जब सैलाब आने वाले थे तो मेरी अपनी एक दोस्त की फुफो जो है वो उन्होंने बाहर मुल्क से PhD की थी इसी चीज पर, और उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था मॉडल्स के थ्रू कि सैलाब आएंगे और इन इलाकों में एक्यूरेटली आएंगे, और उन्हें बाकायदा प्रेजेंटेशन दी थी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने, लेकिन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने उनको सीरियस ही नहीं लिया कि अच्छा ठीक है रिसर्च होगी, सुन लिया उन्होंने, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और वही हुआ। तो आपको जो रिसर्च होती है आपको यूनिवर्सिटीज करके बता सकती है। आप देखिए कि लाहौर की ही एक यूनिवर्सिटी ने, मुझे अब नाम नहीं याद है, उन्होंने सोलर रिक्शा पे स्टूडेंट्स ने काम किया, लेकिन वो मार्केट नहीं हो सका क्योंकि स्टूडेंट्स को मार्केट ही नहीं मिली। इसी तरह आप देखें कि उससे फिर होता ही है कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर आपका स्मॉग इशू में कंट्रीब्यूट करता है वो आपका रिजॉल्व हो जाता है। रिक्शाज आपके जो चलते हैं सोलर पैनल के अगर आपके होते, गवर्नमेंट इंसेंटिव दे देती अगर वो मटेरियलाइज होता। इसी तरह कराची की एक स्टूडेंट्स थी, उन्होंने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर काम किया था, 2018 की ये बात है, आज तक वो मटेरियलाइज नहीं हो सका। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्चेस आपको करके दे सकते हैं, आप अपनी नीड उनको बताएं, आपको करके देंगे। आपको ठीक है टेक्निकली बहुत बड़े बड़े थीसिस आप गवर्नमेंट को उठा के ना दें क्योंकि टेक्निकल लोग नहीं वहां पे बैठे होते हैं। आप उनको एक इदारा ऐसा बना लें, एक डिपार्टमेंट आप गवर्नमेंट ऐसा बना लें जो आपको टेक्निकल नॉलेज को 2 पेजेस में कन्वर्ट करके आपको एक्सपर्ट के साथ मिलकर बैठ के काम करें और बना के 2 में दे दें कि ये आपका डेटा बता रहा है, ये ट्रेंड्स हैं, ये आपका वे फॉरवर्ड है। और गवर्नमेंट उस पर मरियम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये बता रहा था कि आज डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। ये पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन अब
तमाम स्टूडेंट जो थीसिस जमा करवा रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, वो अपना थीसिस जो है डिजिटल उसका जो पोर्शन है वो आप अपलोड कर दें, और वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट को किसी भी रिसर्च की ज़रूरत है वो वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करने की पोजीशन में, और उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, जिस तरह आप एक सफ़े का आप लिखते हैं, आप वो कंक्लूजन जो है वहाँ पे लिखें, और जिसको चाहिए वो ले ले। एक सेंट्रल डेटाबेस थीसिस की डेवलप हो जानी चाहिए। तमाम यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स जो हैं वो बाउंड हो कि वो वहाँ, या यूनिवर्सिटियाँ बाउंड हो कि जो रिसर्च थीसिस हुआ है वो वहाँ पर डिजिटल कॉपी जो है वो आप डिजिटल कॉपियों पर कर पहुंचे, दें, ताकि वो हर कोई उससे बिल्कुल इस्तेमाल कर दुरुस्त सके। बात है। नाज़रीन, ये एक नेशनल क्राइसिस है, और इस नेशनल क्राइसिस से निपटने के लिए सबको अपना अपना रोल प्ले करना होगा। हमें सिर्फ इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि ज़िले हुकूमत, सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा हमसे रब्ता करे तो हम उनको अपनी तजावीज़ दें। अगर आपके पास कोई बेहतर से बेहतर तजवीज़ है, और आप ये देख रहे हैं कि किसी जगह के ऊपर जो है इंतजामी जो है बद इंतजामी की वजह से हालात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं और इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है, तो ज़रूर उसको पॉइंट आउट कीजिएगा। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।